बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। शायद वो इलाके के ताकतवर पीरों से खाइफ रहता। इसे मालूम है कि जिस दिन भी इसकी सरगर्मियां इलाके की गद्दियों के लिए खतरा बनी, इसे बैग बेनियों दो गोश्त कोट मंदू से उठाकर कहीं और फेंक दिया जाएगा, जबकि इसे अपनी धरती के इसी टुकड़े से प्यार है जहाँ वो बरसों से रहता चला आ रहा है। इसे मजहबी पापायत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो लोगों की खिदमत करना चाहता है और किए जा रहा है। मुल्ला सरकार की कहानी में इसकी जुबानी तो सुन ही चुका था, लेकिन मंसूर इसकी रियाजत, इबादत और मकबूलियत की जो कहानी सुना रहा था वो मेरे लिए तिलस्म में होशरबा से किसी तरह कम नहीं थी। 20वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में जब इंसान खला के दूर दराज सियारों की खबरें ला रहा था, ये बात काबिले यकीन नजर नहीं आ रही थी कि एक गैर मुल्की एजेंट और तकरीबकार अपने पड़ोसी मुल्क में ऐसा रूप धार कर बैठ गया हो कि इसके इर्द गिर्द रहने वाले इसकी जात के शहर में गिरफ्तार होकर अंधे और बहरे हो गए हों। मुल्ला सरकार मेरी निगाहों में गद्दार, खूनी, साजिशी और मक्कार था। कोई जुर्म ऐसा नहीं था जो इसके खाते में शामिल न रहा हो, और अब वो गैर कानूनी असलहे, मुकामी डाकुओं और सरहद पार से आए हुए दहशत गर्दों की मदद से इस पूरे इलाके को खाको खून में नहला देने के मंसूबे बना रहा था, जहाँ वो एक मुद्दत से अमनो अखुवत और भाईचारगी की तबलीग करता चला आ रहा था। तुमने मेरे दिल में इससे मिलने का इश्तियाक पैदा कर दिया है, मैंने कहा। वो अपने लोगों में मगन रहता है, अजनबियों को मुश्किल ही से इसके सामने शरफ़े बाजियाबी मिलता है। अकीदतमंदों की भीड़ भाड़ से तंग आकर इसने कई बरसों से इमामत भी छोड़ दी हुई है। जुम्मा और ईदैन की नमाजों के मौका पर दूसरे शहरों में जहाँ की आबादी ज्यादा है आता है और आम मुक्तदी की तरह नमाजें पढ़कर वापस लौट जाता है। इमामत छोड़ी है लेकिन बाजमात नमाज तो पढ़ता ही होगा, मैंने पूछा। पता नहीं, सुनने में आया है कि इसके गांव वाले इसकी पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुल्ला सरकार की खुसूसी इजाजत के बगैर अजनबियों को कोट मंदू में दाखिल होने नहीं दिया जाता। वो कहता है कि इस तरह इसके एतकाफ, मुराकबे और मुजाहदे में खलल पड़ता है। अब वो हयादारी से बहुत दूर हो गया है। शादी भी नहीं की होगी, मैंने इससे सवाल किया। करते हुए इसके करीब सोफा संभाल लिया। मेरे और इसके सवाल जवाब की नौयत से जहांगीर ने भी कुछ अंदाजा लगा लिया था, इसलिए गुफ्तगू में दखल नहीं दे रहा था। कोट मंदू की ही एक औरत से शादी की है जिससे इसके 2 बच्चे हैं। बीवी बच्चों की वजह से इसकी इबादत और रियाजत में खलल नहीं पड़ता। इबादत के लिए इसने बीवी बच्चों से अलग अपनी कुटिया बनाई हुई है। तुम इससे मिल चुके हो? मैंने इसके खाली गिलास में जिन और फिर टॉनिक वाटर डालते हुए पूछा। नहीं, इसने साफ दिली से इकरार किया। लेकिन अब्बा जान इससे मिलकर बहुत मुतासर हुए थे। सरहद पर रहने वाले इसके मुतकद हो गए। मेरे जहन में सवालात का ज्वालामुखी उबल रहा था। नेक लोगों की शोहरत सरहदों की पाबंदी नहीं होती, बल्कि खुद नई सरहदें बनाती है। इसकी जुबान से वो दूर रस और ज़ुमानी तबसरा सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुल्ला सरकार कभी कभार इनसे मिलने भी जाता होगा, मैंने सवाल किया। वो कहीं नहीं जाता। सरहद पार से इसके मुक्तदी लंबी लंबी गाड़ियों में इससे मिलने आते हैं और इसकी कदम बोसी करके वापस चले जाते हैं। ज्यादा नजराने वही लोग देते हैं। कमाल की बात यह है कि इनमें हिंदू भी होते हैं, लेकिन इधर की सरहदें बरसों से बंद पड़ी हुई हैं। फिर वो कोट मंदू कैसे आते हैं? कोट मंदू सरहद से 200 मील दूर है। रेंजर को भी मुल्ला सरकार के अकीदतमंदों का इल्म है। दूर दराज से आने वालों की वालहाना अकीदत और इनसे मिलने वाले पैसों से मुतासर होकर इन्हें चंद घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। सब जानते हैं कि अकीदत के मारे बेजरर लोग होते हैं, अपनी नजरों की प्यास बुझाकर वापस चले जाते हैं। इनकी मुकामी आबादी से कभी कोई तनाजा नहीं हुआ, ना ही वो सियासत पर किसी से कोई बात करते हैं। मेरा बनाया हुआ गिलास खाली करते हुए मंसूर के असाब पर सुस्ती तारी होने लगी और बार बार आंखें फाड़कर नींद को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। इसी हालत में इसे अपने जहन पर जोर देने पर मजबूर करना जुल्म होता, इसलिए मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया और इसके पास से उठकर जहांगीर के पास आ गया। मंसूर से होने वाली गुफ्तगू ने मेरे जहन पर पड़े हुए बहुत से पर्दे हटा दिए थे। जदीद जमाने के सीक्रेट एजेंट अमूमन अय्याशियों के दिलदादा और आराम तलब पाए जाते थे, जिनकी कदरे मुबालगा अमेज किरदार निगारी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आम तौर पर नजर आती है। जदीद वसाइल से भरपूर इस्तेफादे के लिए आम तौर पर बड़े शहर ही इनकी कार्रवाइयों का मरकज बनते हैं, लेकिन मुल्ला सरकार का तरीकाकार इन सब से मुख्तलिफ और गैर रवायती नजर आ रहा था।
था। अय्याशियां करने के बजाय वो नफ्स कशी से काम लेकर अपने मुल्क की खिदमत कर रहा था। शहरों के जदीद महल्लात के बजाय कोट मंदू के एक झोंपड़े में मौसम की सख्तियां झेलने के साथ काक फांक रहा था और हकीकी अकीदतमंदों के हल्के में शामिल अपने कारिंदों को डंके की चोट पर कंट्रोल कर रहा था। शायद इसने कोट मंदू के अपने नाम नहाद आस्ताने के जरिए ही इलाके के डाकुओं, रस्सागिरों और दहशतगर्दों से अपने गुर्गों के मुरासम कायम कराए थे और खुद हर किस्म के शकूक व शुबहात से बालातर रहकर महात्मा बना बैठा था। इसके खास आदमियों के अलावा किसी को इसकी असलियत का इल्म नहीं था। ये बात हर किस्म के शुबे से बाला और बिल्कुल यकीनी थी कि मुल्ला सरकार कोट मंदू में बैठकर सिर्फ ट्रांसमीटर के जरिए ही अपने इन कारिंदों से राब्ता कर सकता था जो सूबे के दूर दराज इलाकों में और सरहद पार फैले हुए थे। जुबानी पैगाम रसानी के अलावा जब इसे सरहद पार से कोई चीज लानी या ले जानी होती थी तो इसके आदमी सरहद पार के अकीदतमंदों का रूप धार कर इससे मिलने आ जाते थे और मतलूबा लेन देन करके खामोशी के साथ वापस लौट जाते थे। मेरी निगाह में वो तमाम कड़ियां एक ही लड़ी का सिलसिला थी, लेकिन किसी खुफिया इदारे के आला अहलकारों को अपनी इस सनसनीखेज कहानी का यकीन दिलाना मेरे लिए मुहाल था। मैंने जो कुछ देखा या महसूस किया था इसके बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इन दिनों जब मुल्ला सरकार कराची आकर अपनी साजिशों को परवान चढ़ा रहा था तो ऐन मुमकिन था कि कोट मंदू वाले सादा लोग इसे अपनी कुटिया में चिल्ला कश समझ रहे हों और इसके एतमाद के चंद अफराद इसकी खाली कुटिया के बाहर पूरे अदब और एहतराम से इसकी हिफाजत कर रहे हों ताकि कोई अचानक अंदर घुसकर मुल्ला सरकार के गांव से गायब होने का राज फाश न कर सके। इन हालात में कोट मंदू के मुकीम हल्फिया बयान दे सकते थे कि मुल्ला सरकार ने एक लम्हे के लिए भी गांव नहीं छोड़ा था। मुल्ला सरकार एक मुसल्लमा सीक्रेट एजेंट था, लेकिन कानून के मरवजा तरीकों से इस पर हाथ डालना नामुमकिनात में से था। अगर एक बार भी इससे छेड़छाड़ करके इसे अगले किसी मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया जाता तो वो हर एक की आंखों में धूल झोंक कर हमेशा के लिए सरहद पार करके रुपोश हो सकता था। इस फितने का सर कुचलने की वाहिद हिकमत अमली यही थी कि मुल्ला सरकार को इसकी अपनी कछार में बेफिक्र रहने दिया जाता और बाला ही बाला तैयारियां मुकम्मल करके पहले ही वार में इसे जहन्नम वासल कर दिया जाता। लेकिन मंसूर की सुनाई हुई कहानियों ने मेरे दिल में गजाला के बारे में तरद्दुद पैदा कर दिया था। मंसूर से बात होने से पहले तक मेरा ये ख्याल था कि मुल्ला सरकार कोट मंदू में किसी आलीशान हवेली में मुहाफिजों की फौज जफर मौज के हसार में रहता होगा और अपने साथ गजाला को भी वहीं ले जाकर हवेली के किसी कमरे में कैद कर देगा और जब मैं इसे घेर कर इसका तिया पांचा करूंगा तो गजाला खुद ब खुद मेरी तहवील में आ जाएगी। लेकिन मंसूर के बयान के मुताबिक मुल्ला सरकार ने कोट मंदू में बिल्कुल सादा और दरवेशाना अंदाज रिहाइश इख्तियार किया हुआ था जिसमें किसी को इसकी मर्जी के खिलाफ कैद में रखना मुहाल था। घास फूस के झोंपड़े किसी भी आबादी में किसी का निजी कैद खाना नहीं बन सकते। अगर मुल्ला सरकार गजाला को रात के अंधेरे में किसी सवारी में वहां ले जाने में कामयाब हो भी जाता तो गजाला की चीखों पुकार किसी भी वक्त मुल्ला सरकार के लिए एक संगीन मसला खड़ा कर सकती थी और गांव में इसकी नेक नामी खतरे में पड़ सकती थी। गजाला को इस वीरान गांव में कैद रखने की एक ही सूरत थी कि मुल्ला सरकार इसे मुस्तकिल बेहोशी की हालत में इस कुटिया में डाल देता जहां दूसरों को दाखिले की इजाजत नहीं थी और वो खुद अंदर बंद होकर इबादत और रियाजत का ढोंग रचाने में मसरूफ हो जाता था। इसके अलावा कोई और सूरत मेरी निगाह में नहीं आती थी। कोट मंदू में मुल्ला सरकार के खुले खाते की रोशनी में ये भी मुमकिन था कि वो इस सफर में अपने साथ ले जाने के बजाय कराची में ही अपने किसी आदमी की तहवील में छोड़ देता ताकि असलहे की पहली खेप लेते हुए गजाला को वहीं के वहीं वीरा के हवाले कर दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती से कराची में मुल्ला सरकार का कोई ऐसा आदमी मेरे इल्म में नहीं था जिस पर इन्हिसार करते हुए मैं इसका पीछा करने का इरादा मुलतवी कर देता और शहर में रहकर ही गजाला तक रसाई हासिल कर लेता। शायद अब तुम इसकी राह पर लग गए हो, जहांगीर मुझसे कह रहा था। क्या ब्लैक कैट टी मुल्ला सरकार बना हुआ है? ये बात साबित हो चुकी है, वरना मुझे इतनी लंबी दौड़ लगाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी मार का कोट मंदू में ही होगा। आसार से तो यही जाहिर हो रहा है। इससे आगे मुकद्दर की बात आ जाती है। वो हाथ आ गया तो गजाला भी खुद ब खुद आजाद हो जाएगी। इसका लहजा पुर उम्मीद था। बस यही एक उलझन खड़ी हो गई है, इस पर कुछ गौर करना पड़ेगा। इसी वक्त फोन की घंटी बजी और जहांगीर ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। ओह वीरा, तुम कहाँ
से बोल रही हो? दूसरी तरफ से आवाज सुनकर वो चहका था। इसकी गर्मजोशी के जवाब में जो कुछ कहा गया वो शायद कुछ खुशगवार नहीं था, क्योंकि इसने बुरा सा मुंह बनाकर मुझे इतला दी कि वीरा की वो फोन कॉल मेरे लिए थी। मैं अपने काम से फारग हो गई हूँ और अब फ्लैट वापस जा रही हूँ। मेरी आवाज सुनकर इसने बिला तुमीद कहा। इसकी आवाज में कोई ऐसी खास बात थी जिसने मुझे चौंका दिया। इसने फहरिस्तें दे दी हैं? मैंने मोहतात लहजे में पहला सवाल किया। वो फाटक पर लगे हुए लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गया था। फोन पर इसने का पैगाम मिलने पर मैंने वो लिफाफा निकाल लिया। इसमें तमाम फहरिस्तें मौजूद हैं। आज वो चंद रोज के लिए बाहर जा रहा है। इसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। मैंने इज़तरारी लहजे में सवाल किया। ये बातें वो मुझे क्यों बताने लगा? फोन पर इसकी गुर्राती हुई आवाज उभरी। इससे निपट कर तुम्हें फ्लैट ही में जाना था तो तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? क्यों? क्या मेरे फोन करने पर कोई पाबंदी है? इस वक्त वो चिड़चिड़ी हो रही थी। हरगिज नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस फोन कॉल का मकसद क्या है। तुम मामूल से हटकर बिला वजह ही कोई काम करने की आदी नहीं हो, इसलिए मैं उलझन में हूँ। पहले मैंने फ्लैट पर फोन किया था। सुल्तान शाह ने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ फोन कर लिया। मैं फोन पर सारी बातें नहीं कर सकती। तुम भी जल्द फ्लैट में पर पहुँचने की कोशिश करो। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमें कराची में रुकना पड़े? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने पूरे एतमाद के साथ कहा था। तो फिर ये बात जहन में रखना कि सुबह हमको ट्रेन से रानीपुर रवाना होना है। ये रानीपुर क्या बला है? पाकिस्तान से काफी हद तक वाकिफ होने के बावजूद वो नाम इसके लिए नया था। इस गांव के नजदीक एक शहर है, वहाँ जहांगीर के एक रिश्तेदार रहता है। ठीक है, तुम अपना प्रोग्राम तय कर लो, मैं सुबह तैयार रहूंगी। क्या बात थी? मैं फोन का सिलसिला मुनक़ता करके पलटा था कि जहांगीर ने सवाल दाग दिया। वो रवानगी का प्रोग्राम जानना चाह रही थी। मैंने इसे टाल दिया। इस वक्त तक मंसूर सोफे पर बैठे ही बैठे अंटा गफील हो चुका था। इसे होटल से फारग करके यहाँ बुला लो, हम लोग इधर ही आ जाएंगे और इसे साथ लेकर रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। मैंने जहांगीर से कहा, हमारी कार ड्राइव वापस ले जाएगा। मैं मंजूर मामू को फोन किए देता हूँ कि तुम लोग वहाँ पहुँच रहे हो। वो स्टेशन पर गाड़ी भिजवा देंगे। ट्रेन वक्त सुबह फोन करके कंफर्म कर दूंगा। मेरा वहाँ आने का मकसद बहसन बखूबी पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ वीरा ने मेरा जहन उलझा दिया था, इसलिए मैं लोगों से रुखसत होकर वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते पर सरकार के पुरअसरार और पेचीदा किरदार पर गौर करता रहा, जो जुनून की हद तक अपने वतन का वफादार था और हर लम्हे आतिशफशान दहाने पर बैठा हुआ था। मैं सुस्त रफ्तारी से कार ड्राइव करता रहा, इसलिए फ्लैट में दाखिल हुआ तो वीरा मुझसे पहले वहाँ मौजूद थी। इसका चेहरा बहुत गंभीर नजर आ रहा था। इस वक्त तक इसने सुल्तान शाह से भी कोई बात नहीं की थी, इसलिए वो भी मुस्तरिब और बेआराम सा नजर आ रहा था। मालूम होता है कि मुल्ला सरकार ने अपनी गुफ्तगू से तुम्हें परेशानी में डाल दिया है। मैंने अपनी नशिस्त संभाल कर सिगरेट सुलगाते हुए वीरा से कहा। वो अपना सर असबात में हिलाकर रह गई। मेरा भी यही अंदाजा है, मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है। इसे खामोश पाकर सुल्तान शाह ने तबसरा किया, तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। पहले ये बताओ कि ये सैंडो कौन है? वीरा बोली। सैंडो? मैं चौंक पड़ा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो माफिया का कोई रुकन है और 2 मरतबा मुझे फोन करके माफिया में शामिल होने की तरगीब दे चुका है, जिसे मैंने ठुकरा दिया था। सुल्तान शाह के सामने वो बात पहली मरतबा आई थी, इसलिए वीरा की जुबान से सैंडो का नाम सुनकर वो भी चौकन्ना नजर आने लगा था। इसे ये मालूम नहीं था कि एक मरतबा फोन पर सैंडो का जिक्र करके उसी ने इस जमेले का आगाज किया था। तो फिर कान खोल कर सुन लो कि अब हालात हमें माफिया से मुकाबले की राह पर ले जा रहे हैं। इसने गहरी संजीदगी के साथ कहा, मुल्ला सरकार को अब सैंडो की पुश्तपनाही हासिल हो गई है। ये तुम किस बिना पर कह रही हो? इसके इंकशाफ ने मुझे शर्मशदर कर दिया। मुल्ला सरकार ने मुझे खुद बताया है, माल की डिलीवरी वगैरह के सिलसिले में कोई शख्स सैंडो के नाम से मुझसे राब्ता करेगा। माल इसके हवाले करके हमें इससे रकम लेना होगी। लेकिन तुम सैंडो को कैसे पहचानोगी? मैंने इज़तरारी लहजे में सवाल किया। लफ्ज सैंडो ही इसका कोड होगा, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। फिर तो ये इत्तफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो माफिया वाला सैंडो ही हो। मुल्ला सरकार ने इत्तफाकन भी आदमी को वो कोड दे दिया होगा। हम माफिया से इसके डांडे कैसे मिला सकते हैं? दुनिया अभी इतनी मुख्तसर नहीं हुई कि सारे जुराइम का ठेका शी और माफिया के नाम छूट जाए। सुल्तान शाह ने मेरे ख्याल की तायीद करते हुए कहा, मुल्ला सरकार और इस जैसे दूसरे मुजरमों को भी जिंदा रहने का पूरा हक हासिल है। तुम्हारी दलील वजनी है। वीरा ने एतराफ किया। मैं तो सैंडो का नाम सुनते ही ये समझ बैठी थी कि अब मुल्ला सरकार हमें माफिया से लड़वाने के किसी
किसी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये लड़ाई बड़ाई तो इस वक्त होगी जब तुम वाकई असलहा फराहम करके रकम वसूल करने का इरादा कर लोगी। जब तक सैंडो तुम्हारे सामने आएगा तुम मुल्ला सरकार से फारिग हो चुकी होगी। खामोशी से सैंडो को भी ठिकाने लगा देना। मुनज़्ज़म जुराइम की दुनिया में सबसे बड़ा नाम होने के बावजूद हर साल दूसरे ग्रोहों के मुकाबले में सबसे ज्यादा आदमी माफिया के ही मरते हैं। इन मरने वालों में एक नाम सैंडो का भी शामिल हो जाएगा। इस वक्त तुम्हारे मफरूजे बेबुनियाद हैं। तुम ठीक कह रहे हो। ये कहते हुए इसने अपने पर्स में से एक फूला हुआ लिफाफा निकालकर मेरी गोद में डाल दिया। टाइप किए हुए इन कागजों पर असलहे और गोला बारूद की इन खेपों और मिकदार की नौयत दर्ज थी जो मुल्ला सरकार शी से हासिल करना चाह रहा था। असलहा इस कदर जदीद, मोहलक और वाफर मिकदार में था कि इसकी मदद से बाकायदा फौज के कई डिवीजन मुसल्ला किए जा सकते थे। शानों और जीप जैसी हल्की गाड़ियों से फायर किए जाने वाले मिसाइलों ने तबाहकारी का मतवक्को दायरा बहुत वसी कर दिया था। फहरिस्तों के अलावा एक कागज पर इन ठिकानों की नीम खुफिया निशानदही भी की गई थी जहां वो असलहा और गोला बारूद जखीरा किया जाता था। मुकामात के नाम फर्जी थे लेकिन इजला के असल नाम दर्ज थे, जिससे पता चलता था कि वो लोग सबसे ज्यादा जोर खैरपुर के जिला पर दे रहे थे जहां इनके 6 असलहा डिपो थे। सांगड़ में 4 और थरपारकर में सिर्फ 2 खुफिया डिपो थे। और यहाँ माल कैसे पहुँचेगा? मैंने वो कागजात लिफाफे में रखते हुए पूछा। साहिली इलाके में सैंडो माल वसूल करके ट्रकों में लदवाएगा। वहाँ से सैंडो ही के मुसल्ला दस्तों की हिफाजत में माल मुकर्रर ठिकानों की तरफ भेजा जाएगा। इन ठिकानों तक रसाई करने के लिए मुल्ला सरकार अपने आदमी देगा। दरअसल वो इन ही लोगों का बंदोबस्त करने के लिए किसी नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हुआ है। ये तो तुमने बता दिया है कि रकम सैंडो ही देगा, लेकिन गजाला को कौन तुम्हारे हवाले करेगा? मुल्ला सरकार ने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका कहना था कि वक्त आने पर वो इस बंदोबस्त से भी मुझे आगाह कर देगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि पहली खेप की वसूली के वक्त वो खुद भी मौजूद होगा। पहली खेप सुल्तान शाह जोर से हंस पड़ा। तुम तो यूं बात कर रही हो जैसे सब कुछ इसी तरह होने की तैयारियां कर ली गई हो। कौन सी खेप और कहां की खेप? अब तो हमें कोट मंदू ही चलना चाहिए। कोट मंदू की कहानियां हैरतनाक और नाकाबिले यकीन है। मैंने कहा, मुल्ला सरकार को इस इलाके में बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। आम लोगों को इसके खिलाफ किसी कार्रवाई की बनक भी मिल गई तो वो सीना तान कर इसे अपने हसार में ले लेंगे। वो वाकई इन सादा लो देहातियों का पौप बनकर इन पर हुक्मरानी कर रहा है। इन दोनों के लिए वो इतलात सनसनीखेज थी। इसलिए मैंने मंजूर मामू और मंसूर के गायबाना तारफ के साथ इनको अपनी मालूमात से आगाह करना शुरू कर दिया। मैंने सैंडो वाले मामले में वीरा को जरूर टाल दिया था, लेकिन मेरे जहन में एक खलश बार बार सर उबार रही थी क्योंकि सैंडो बहुत हरीस और मक्कार शख्स था। इससे बहुत कुछ बाइद नहीं था कि इसने अपनी भलाई आमदनी की खातर माफिया की जानब से सरकार से कोई मुआदा कर लिया हो। जब तक सेठ हबीब जवानी रिपोश रहने पर मजबूर था और इसकी जगह माफिया की सरबराही कर रहा था, सैंडो की दाल कहीं भी नहीं गल सकती थी। और इसकी कई बदमाशियों से वाकिफ होने के बाद मैंने पूरी तरह इसे नुकेल डाल दी थी। लेकिन सेठ हबीब जवानी की वापसी के साथ ही मैंने चंद रोज की छुट्टी ले ली थी और सैंडो सेठ का मुंह चढ़ा आदमी था, इसलिए इसके बेलगाम होने का इम्कान बाइदज क्यास नहीं था। अगर सैंडो और मुल्ला सरकार का कोई गठजोड़ हो चुका था तो ये मानना पड़ता था कि सारे जुराइम के डांडे सिमट कर आखिरकार अपनी असल ही में आ मिलते हैं और जुराइम की मुहिब दुनिया सिमट कर एक मुख्तसर सी बरादरी तक महदूद रह जाती है। इन दोनों को एक मौका पर आपस में उलझा कर मुझे फोन इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया और मैंने फौरी तौर पर ट्रेड लाइन के दफ्तर का वो नंबर मिलाया जो तातीलात में और दफ्तरी औकात के बाद स्विच बोर्ड से रिहायशी इलाके में मुंतकिल हो जाता था। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए दूसरी तरफ से सैंडो ही लाइन पर आया था। डैनी बोल रहा हूँ, इसकी गुराहट के जवाब में मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। इसके हवास फौरन ही ठिकाने पर आ गए और वो खुशामदाना लहजे में बोला, अरे बास तुम कहाँ हो? तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। दफ्तर नहीं आते तो कभी कभार फोन ही कर लिया करो। इतनी खुशामद न करो, चीफ ये बात पसंद नहीं करेगा कि इसके होते हुए तुम दूसरों को इतना मक्खन लगाओ। वैसे भी तुम मेरे मिजाज से वाकिफ हो ही चुके हो। तुम यकीन करो कि ये मक्खन बाजी नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। वो गिड़गिड़ाया। ये असलहा वाला क्या किस्सा है? मैंने इसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर सवाल किया। कौन सा किस्सा बास? इसकी तहैयर ज़दा आवाज में मुझे बनावट महसूस न हो सकी। किसी से वसूल करके असलहा कहाँ पहुँचाना है? मैंने अपना जार
शाहना लहजा बरकरार रखा। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि तुम किस मामले का जिक्र कर रहे हो। मुझे तवक्को थी कि ऐसा ही होगा। आजकल अपनी आंखें खुली रखा करो। मुझे कुछ तो बताओ कि ये सब क्या है। आजकल तो हालात साजगार हैं और मैदान बिल्कुल साफ है। माजे की तबाही के बाद वीरा भी गायब हो गई है और अब मंडी पूरी तरह हमारे हाथ में आ गई है। इस पर बगलें बजाने की जरूरत नहीं। शहर में कुछ लोग तुम्हें बदनाम करने पर तुल गए हैं। तुम इनसे गाफिल रहे तो बेखबरी में किसी भी वक्त मार लिए जाओगे। मैंने इस पर रोब झाड़ते हुए, इस खबर गेरी पर मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो बता दो ताकि मैं इन लोगों पर निगाह रख सकूं। नहीं, मैंने सख्ती के साथ कहा, इस वक्त बस इतना ही काफी। हो सके तो चीफ से बात कर लेना, इसने जल्दी से कहा। शायद इसे डर था कि कहीं मैं अचानक ही फोन बंद न कर दूं। तुम्हारे लिए रोम से कोई अहम पैगाम आया हुआ है। मेरे दिल में इस पैगाम की नौयत के बारे में तजस्सुस बेदार हुआ, लेकिन मैंने फौरन ही फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं जानता था कि जल्द या बदेर सुपर डॉन मुझे यूरोप की किसी पुरफज़ा आबादी में बुलाना चाहता था ताकि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर शी के सरबराह जिम्मी लाइट से अपने तनाज़ात को हल कर सके, और मैं इस वक्त मुल्क से बाहर जाने के मूड में नहीं था। इस वक्त गजाला की सलामती और बाजियाबी मेरे लिए अपनी जिंदगी से सबसे अहम सवाल बनी हुई थी। मैं फोन से निमट कर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो रानीपुर के सफर की पैकिंग के सिलसिले में वीरा सुल्तान शाह से बुरी तरह उलझ रही थी। वो बहुत कम सामान साथ ले जाने का मशवरा दे रहा था और वीरा बेसरो समानी के आलम में किसी के घर में मेहमान बनने के लिए आमादा नहीं थी। मंजूर मामू बहुत ही बागो बहार शख्सियत साबित हुए। जोशे मेहमानदारी में गाड़ी लेकर वो मुकर्ररा वक्त से पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। हमारे साथ मंसूर मौजूद था, इसलिए दोनों फरीकों को एक दूसरे की शिनाख्त में किसी कठिन मरहले से नहीं गुजरना पड़ा और हम एक ही कशादा गाड़ी में फंस कर मंजूर मामू की मुजाफाती हवेली में पहुंच गए। इनकी हवेली रानीपुर के मुजाफात में कई एकड़ पर रकबे पर फैले हुए सरसब्जो अब शादाब बाग के वस्त में वाक़या थी। बाग को आवारा चौपायों से महफूज रखने के लिए इसके गिर्द गारे और पत्थरों की एक दीवार सी बनी हुई थी, लेकिन अंदर बल खाती हुई कच्ची सड़क से गुजरते हुए हमने जा बजा पालतू मवेशियों के रेवड़ देखे जो सुस्ताने जगाली करने या चरने में मसरूफ थे। इस बाग में कई इकसाम के हजारों फल दर दरख्त ताहद्दे नजर फैले हुए थे। इनके दरमियान खाली के तात पर कहीं फल फूल नजर आ रहे थे और कहीं सिर्फ घास उगी हुई थी। कहीं कहीं सब्जियां भी नजर आ रही थी। मंजूर मामू की बीवी इन्हें ऐन आलम शबाब में दागे मुफारकत दे गई थी। वो आदमी वफादार थे, इसलिए कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। दूसरी हेरा फेरियों का अंदाजा जहांगीर की इस वार्निंग से हो गया था जो इसने वीरा के बारे में दी थी। वो एक अदद जवान बेटी और जवान बेटों के अकलौते बाप थे। मंसूर सबसे छोटा था, कौसर इससे बड़ी थी और महमूद सबसे बड़ा लड़का था। वो रास्ते भर हमसे बातें करते और रास्ते में आने वाले तारीखी और गैर तारीखी मुकामात पर रनिंग कमेंट्री देते आए थे। वो आतन बहुत खुशबाश थे। इनके किसी तौर तरीके से ये जाहिर नहीं होता था कि अपनी औलाद के हक में वो जिल्लाद रहे होंगे। वीरा के साथ इनका रवैया बहुत बावकार और रस्मी रहा था, जिसमें लगावट नाम को भी न थी। इसलिए मुझे ये समझ लेना पड़ा कि जहांगीर ने इस बारे में मुझसे मजाक किया था या फिर मंजूर मामू जमाने के सर्दो गर्म को देखे हुए बहुत काया आदमी थे और मंसूर की मौजूदगी में कोई नदीदी हरकत करके अपना बरम नहीं खोना चाहते थे। हवेली में कौसर ने मुलाजमीन की मदद से हमारे इस्तकबाल का भरपूर इंतजाम किया हुआ था। मंजूर मामू की हदायत पर सारे अफराद और मुलाजमीन ड्योड़ी में मौजूद थे, जिनसे तारफ के बाद हमारे कमरे दिखाए गए, जिनसे मुलहक्का गुसल खानों में गर्म और ठंडे पानी से भरी हुई बड़ी बड़ी बाल्टियां पहले से तैयार थी। इस पुरशकू हवेली में बिजली मौजूद थी, लेकिन गैस शायद बाला ही बाला वहां से गुजर रही थी। इसलिए मंजूर मामू गीजर की नेमत से महरूम थे और बाल्टियों में हस्बे मंशा पानी मिलाकर नहाने के आदी थे। हमारे कमरे बहुत वसी और छतें ऊंची थी। हर कमरे में बेयाक वक्त पूरी बारात रह सकती थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मंजूर मामू ने हमें फी कस एक कमरा देकर शहरी ऊंटों को पहाड़ तले लाने की शौरी कोशिश की थी। वो कमरे भी सिर्फ कमरे ही नहीं थे, बल्कि बूदोबाश के लिए अपनी अपनी जगह पर आरास्ता और मुकम्मल रिहायशी यूनिट थे। सफरी थकान उतार फेंकने के लिए उन्होंने मेहमानदारी की इब्तिदा इसी एक नुक्ते से की थी। मैं ताज़ा दम होने के बाद गुसल खाने से कमरे में आया तो वीरा के साथ ही सुल्तान शाह भी वहीं विराजमान थे। वो दोनों ही मुझसे पहले फारग हो गए थे। मकान क्या, ये तो पूरा महल है। वीरा ने दरो दीवार का जायजा लेते हुए तारीफी लहजे में कहा।
कहा, उन्होंने हमें बिला वजह ही अलग अलग कमरों में डाल दिया है। हालांकि दीवान, सोफे और पलंग मिलाकर इसी एक कमरे में 6-7 कद आदम बिस्तर मौजूद हैं। इन्हें बता देना कि हम एक ही कमरे में गुजारा कर लेंगे। सच्ची बात यह है कि इसे इन कमरों से डर लग रहा है। सुल्तान शाह ने वजाहत की, हर कमरे में इतना साजो सामान है कि आंख बचाकर कोई भी किसी कोने खांचे में दुबक सकता है। बकवास मत करो, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं, मुल्ला सरकार को पकड़ने के लिए आए हैं। इकट्ठे रहकर हम हर वक्त तबादला ख्याल कर सकते हैं, अलग अलग रहे तो तबादला ख्याल का मौका भी नहीं मिल सकेगा। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ट्रेन से उतरते ही हमारी काया पलट हो गई हो। माहौल और आबो हवा मजाज पर हावी हुई जा रही है, मैंने हंसते हुए कहा। इसी वक्त बाहर से मंजूर मामू ने आवाज लगाई और सब लोग लगी लगाई वसी मेज के गिर्द कुर्सियां संभालने लगे। चाय के साथ साथ वहाँ हल्के फुल्के लवाजमात भी थे, लेकिन इनसे ज्यादा दिलचस्प मंजूर मामू की बातें थी। मंजूर और महमूद मेज पर अदब से खामोश बैठे हुए थे, लेकिन कौसर वीरा के साथ बातों में मशगूल थी। चाय के बाद सब लोग मर्दाना बैठक में आ गए। हर एतबार से वो कमरा एक पुरशकू ड्राइंग रूम था, जहाँ एक दीवार पर मंजूर मामू के दादा की कद आदम कलमी तस्वीर आवेजा थी। दीवार पर जा बजा शिकार की ट्रॉफियां भी आवेजा थी, जिनके दरमियान शीशे के पटों वाली नाजुक नाजुक सी अलमारियां दुनिया भर के लवाजमात से सजी हुई थी। थोड़ी देर तक वहाँ हाजिरी लगवाने के बाद महमूद और मंसूर खामोशी से कहीं खिसक गए। मंजूर मामू खुश्क मेवे और हुक्के से लुत्फ अंदोज होते हुए अपने अहद रफ्ता की कहानियां सुनाने में ऐसे मुनहमिक थे कि इन्हें दोनों की गैर हाजिरी का एहसास तक न हुआ। और फिर मुझसे इशारा पाकर वीरा भी कौसर के साथ वहाँ से उठ गई। मंजूर मामू अहद रफ्ता की यादों से जरा बाहर आए तो एक वक्फा मुयसर आते ही मैंने मुल्ला सरकार का जिक्र छेड़ दिया। मेरी जुबान से इसका नाम सुनते ही वो सरतापा अकीदत के पैकर में डाल गए। इसकी क्या बात है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दरवेश सिर्फ आदमी नहीं देखा। लोग इसे मुल्ला सरकार कहकर इसकी तौहीन करते हैं, लेकिन वो इसमें खुश रहता है जैसे इसे किसी बात की परवाह ही ना हो। इससे मिलोगे तो तुम्हारी तबीयत ही खुश हो जाएगी। मैंने इसे कोट मंदू छोड़कर इसी हवेली के किसी भी हिस्से में रहने की पेशकश की थी, लेकिन वो अल्लाह का बंदा अपनी कुटिया छोड़ने पर किसी तरह आमादा नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।